Hello everyone, how are you? This is CBSE साइंस क्लासेस फॉर क्लास 8 और ये अभी हमारा पार्ट नंबर 5 है चैप्टर नंबर 6 का। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 4 में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम के बारे में पढ़ लिया था। हमारी जो फ्लेम होती है वे कैसे प्रोड्यूस होती है। हमने देखा था कि हमारे जो फ्यूल होते हैं वे गैसियस फॉर्म में बदलते हैं पहले और उसके बाद वे जलते हैं, जो कि हमें फ्लेम के रूप में दिखाई देते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। और साथ ही हमारी जो फ्लेम होती है उसके जोन्स के बारे में भी हमने पढ़ा था कि उसमें 3 जोन होते हैं, आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर मोस्ट जोन। जो आपके आउटर जोन होता है जो ब्लू कलर का होता है, ये आपका हॉटेस्ट पार्ट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा उष्मा इसी पार्ट में होती है। और जो बीच वाला पार्ट होता है जो कि मिडिल जोन होता है या येलो कलर का होता है, ये मॉडरेटली हॉट होता है। और जो इनर मोस्ट जोन होता है ब्लैक कलर का, यह आपके लिस्ट हॉट होता है। ठीक है, तो इसका हमने पूरा स्टडी कर लिया था किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। साथ ही हमने देख लिया था कि हम आइडियल फ्यूल किसको कहते हैं या एक गुड फ्यूल क्या होता है। देन वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज फ्यूल एफिशिएंसी। मतलब आपका जो फ्यूल है उसकी दक्षता क्या है। एफिशिएंसी मीन्स होता है दक्षता या कार्य क्षमता। कोई भी व्यक्ति होता है तो उसकी एक अपनी कैपेसिटी होती है, दक्षता होती है कि वे किस एफिशिएंसी के साथ कार्य करते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो फ्यूल होता है उसकी सभी फ्यूल्स की अलग अलग एफिशिएंसी होती है, मतलब वे सभी अलग अलग मात्रा में हीट प्रोड्यूस करते हैं और अलग अलग तरह से कार्य करते हैं। सपोज यू आर आस्क्ड to boil a given quantity of water using cow dung, coal and LPG as fuel। तो आपको यहाँ पर 3 तरह के फ्यूल दिए जाते हैं। आपको कुछ वाटर बॉयल करना है और उसको बॉयल करने के लिए आपको 3 तरह के फ्यूल दिए गए हैं। पहला है आपका काऊ डंग, जो आपका गोबर होता है काऊ डंग का, उससे। दूसरा है आपका कोयला, कोल, और तीसरा है एलपीजी। तो इन 3 फ्यूल्स का यूज करके आपको क्या करना है, वाटर को बॉयल करना है। विच फ्यूल वुड यू प्रीफर। तो आप कौन से फ्यूल को सबसे पहले यूज करना पसंद करेंगे, किसको आप प्रीफर करेंगे। गिव योर रीज़न, आप अपना कारण बताइए। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, और आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प इसमें ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली इट इज़ क्लियर दैट यू विल चूज एलपीजी एज फ्यूल। आपको यहाँ पर एलपीजी फ्यूल के रूप में यूज करना ज़्यादा पसंद होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जल्दी से हमारे वाटर को क्या कर देगा, बॉईल कर देगा। यदि आप कोयला जलाएंगे और काऊ डंग जलाकर आप पानी को गर्म करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आप क्या करेंगे, एलपीजी को यूज करेंगे। ठीक है। डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। क्या ये तीनों फ्यूल समान मात्रा में ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो 1 किलोग्राम यदि आपके पास फ्यूल है, ठीक है, आपको फ्यूल दिया गया है 1 किलोग्राम, और यदि उसको आप पूरी तरह से जलाते हैं, पूरा उसका कंप्लीट कंबशन करते हैं, तो जितनी मात्रा में वह एनर्जी प्रोड्यूस करता है वह मात्रा या वह ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्यूल के लिए इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलोजूल पर किलोग्राम। तो जिस तरह से हर चीज़ को मेज़र करने की एक यूनिट होती है, उसी तरह से कैलोरीफिक वैल्यू को मेज़र करने की भी हमारे पास एक यूनिट है जिसे हम क्या कहते हैं, किलोजूल पर किलोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो इसकी यूनिट से हमें पता चल रहा है कि 1 किलोग्राम फ्यूल जलाने पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है किलोजूल में, हम उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 6.4। और यहाँ पर एक टेबल बनाई गई है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है। तो आप देख सकते हैं काऊ डंग केक, आपके जो गोबर के उपले होते हैं उनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है किलो जूल पर किलोग्राम में, वह 6000 से 8000 होती है। ठीक है, मतलब 1 किलो यदि आप काऊ डंग केक को जलाते हैं तो उससे आपको 6000 से 8000 किलो जूल ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है। और वुड की इससे थोड़ी ज़्यादा होती है, 17000 से 22000। देन कोल की इससे भी ज़्यादा होती है, 25000 से 33000। देन पेट्रोल की इससे भी ज़्यादा होती है, केरोसिन की लगभग पेट्रोल के बराबर है, डीजल की भी लगभग इसके बराबर है। लेकिन आपकी जो मीथेन गैस होती है वह 50000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। यदि 1 kg मीथेन को आप जलाते हैं तो 50000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। सीएनजी भी लगभग इतना प्रोड्यूस करती है, क्योंकि सीएनजी में भी आपके मेनली मीथेन गैस होती है। देन एलपीजी, जिसमें आपकी मेनली ब्यूटेन गैस होती है, इसमें आपके 55,000 किलो जूल एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है।
ठीक है। इसके अलावा जो बायोगैस होती है, गोबर गैस प्लांट होते हैं उसमें बायोगैस उत्पन्न होती है, उसमें भी आपके मीथेन ही होती है मेनली। तो यहाँ पर आपके 35,000 टू 40,000 किलो जूल एनर्जी मिलेगी। और हाइड्रोजन को यदि आप फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, जो कि आपके जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं और रॉकेट वगैरह होते हैं उनमें यूज किया जाता है, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू इन सभी फ्यूल से क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये कितनी आ रही है आपके 1,50,000 आ रही है। 1.5 लाख किलो जूल एनर्जी 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को जलाने से प्राप्त होती है। तो आप देख सकते हैं कि सभी की क्या है, यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग आती है। तो इन सब की जो एफिशिएंसी है, ठीक है, इनकी ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है, सभी की अलग अलग है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हर फ्यूल की एफिशिएंसी अलग अलग होती है, ठीक है। तो आप जो घर में फ्यूल यूज करते हैं उनमें आपके एलपीजी सबसे बेस्ट होता है, जो कि आपके 55,000 किलो जूल एनर्जी उत्पन्न करता है। ओके, देन बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। आप जब फ्यूल जलाते हैं तो उनसे कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट उत्पन्न होते हैं, यानी कि कुछ हानिकारक उत्पाद वहाँ पर बन जाते हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो आप जो फ्यूल का कंजम्पशन कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, और ये उपभोग क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इसका जो प्रभाव है उनको हम पॉइंट्स में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। तो हमारे जो वुड, पेट्रोल, केरोसिन ऐसे कार्बन वाले आपके फ्यूल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अनजले, अनबर्न्ड का मतलब होता है बिना जले हुए कार्बन पार्टिकल्स ये प्रोड्यूस करते हैं। These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory disease such as asthma। तो ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, बिना जले हुए कार्बन के, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, दे आर वेरी डेंजरियस पोल्यूटेंट्स। और ये क्या होते हैं, बहुत हानिकारक प्रदूषक होते हैं। तो इनसे आपको कुछ श्वास संबंधी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि अस्थमा और एलर्जी, ठीक है। देन दूसरा जो आपके हानिकारक प्रभाव है सेकंड पॉइंट में, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो ये जो हमारे फ्यूल्स हैं, यदि ये इनकम्प्लीटली जलते हैं, पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं, तो ये हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। यदि पूरी तरह से जलते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं CO2, और यदि ये अधूरे जलते हैं तो क्या उत्पन्न करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो होती है, ये एक बहुत जहरीली गैस होती है। इट इज़ डेंजरियस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोल को एक बंद कमरे में नहीं जलाना चाहिए। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। क्योंकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, उस कमरे में यदि कुछ लोग सो रहे होते हैं, और सर्दियों में कई बार ऐसा करते हैं लोग कि रात में अंगीठी जलाकर या कोयलों को जलाकर रात में सो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि यदि वह कमरा पूरी तरह से बंद है तो वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, धीरे धीरे CO2 भरेगी और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो वहाँ पर फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने लगेगी, क्योंकि कोयले का कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से वहाँ पर जो सोए हुए लोग होते हैं वे वहाँ पर किल हो सकते हैं, मतलब वे मर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बुझो कहता है, ओ सो दैट इज़ वाई we are advised never to sleep in a room with burning or smoldering coal fire in it। तो इसीलिए उनको बुझों को कह रहा है कि हमें एडवाइस दी जाती है कि कभी भी ऐसे कमरे में नहीं सोना चाहिए जहाँ पर कोल फायर जली होती है। ऐसा कमरा जो बिल्कुल बंद हो और उसमें कोल फायर जल रही हो, कोयला जलाया गया हो, या उसमें कोयला सुलग रहा हो। स्मोल्डरिंग मतलब होता है सुलगना, ठीक है। तो ऐसे कमरे में हमें नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, जो कि बहुत जहरीली गैस होती है। इससे सफोकेशन होता है, दम घुटता है, पहले आदमी बेहोश होता है और फिर बेहोशी में ही ऊपर चला जाता है। तो हमारा इसमें तीसरा पॉइंट है, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। हमारे जो ज़्यादातर फ्यूल होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। हमने ऊपर पढ़ा कि यदि इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और कंप्लीट कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए क्या होती है, थोड़ी हानिकारक होती है। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव्ड टू कॉज
ग्लोबल वार्मिंग। तो हमारे इन्वायरमेंट में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है, ये हमने 7th क्लास में भी पढ़ा है, कि पूरे विश्व के तापमान में वृद्धि होना। हमारी जो पृथ्वी का तापमान है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है और वह CO2 के बढ़ने के कारण ही हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हमारी पूरी पृथ्वी के जो टेम्परेचर है उसके बढ़ने से रिलेटेड है। दिस रिजल्ट अमोंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स। तो इसकी वजह से क्या होता है और दूसरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि तापमान बढ़ता है तो आपको पता है कि बर्फ़ पिघलता है और हमारे जो पोलर क्षेत्र हैं, ध्रुवीय प्रदेश है, वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है। बर्फ़ की कई किलोमीटर मोटी वहाँ पर क्या जमी हुई है? परतें जमी हुई है। तो वे बर्फ़ क्या होगी? धीरे धीरे पिघलने लगेगी, विच लीड्स टू अ राइज इन सी लेवल। तो इससे क्या होगा? उनका पानी समुद्रों में आएगा और समुद्र का लेवल जो है वह बढ़ने लगेगा, कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरिया। और इससे क्या होगा? जो समुद्र तटीय इलाके होंगे, कोस्टल एरियाज होंगे, वहाँ पर फ्लड आएगी, बाढ़ आने लगेगी। लो लाइंग कोस्टल एरिया में इवन भी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर। और जो हमारे निचले इलाके होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, वे परमानेंटली वाटर के अंदर डूब सकते हैं। मतलब वहाँ पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो वे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे, फिर बाद में हमें दिखेंगे भी नहीं। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है और वह क्या है? हमारी पूरी पृथ्वी के लिए बहुत हानिकारक है। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब कोयला और डीजल जैसे केरोसिन जैसे फ्यूल जलते हैं तो ये आपके सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस उत्पन्न करते हैं। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। तो ये जो गैस है ये बहुत सफोकेटिंग है, मतलब दम घोंटने वाली गैस है, और साथ में कोरोसिव भी है। कोरोसिव इसलिए है क्योंकि ये बाद में एक एसिड में बदल जाती है जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होते हैं? ये संक्षारण करते हैं, चीज़ों को काटते हैं और गलाते हैं, इसलिए इस गैस को हम क्या कहते हैं? कोरोसिव गैस कहते हैं। मोर एवर पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। इसी के साथ आपके जो पेट्रोल इंजन होते हैं या इंजन जो पेट्रोल से चलने वाले होते हैं वे आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आपके पास दो तरह की गैसें हो गई यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो इस तरह से ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड। तो ये गैसें जब उत्पन्न होती हैं और उत्पन्न होने के बाद हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर में जाती है। एटमॉस्फेयर में ऊपर क्या होते हैं? बादल होते हैं, वहाँ पर नमी होती है और उन बादल में क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है, तो उन रेन वाटर के साथ ये ऑक्साइड मिल जाते हैं और क्या बना लेते हैं? एसिड बना लेते हैं। और वह पानी जब नीचे आता है, जब वर्षा होती है तो उस वर्षा को हम क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। तो आपने एसिड रेन के बारे में यहाँ पर समझ लिया और एसिड रेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके अक्सर एग्जाम में इसको पूछा जाता है, तो आप इसको अवश्य अच्छे से समझ लें और इसको नोट भी कर लें। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि पेट्रोल इंजन give of gaseous oxide of nitrogen, oxide of sulfur and nitrogen dissolve in rain water and from acid, such rain is called acid rain। तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, और नोट कर सकते हैं, आपके एसिड रेन की डेफिनेशन है, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स बिल्डिंग एंड सॉइल। तो आपकी जो एसिड रेन है ये बहुत हार्मफुल होती है क्रॉप्स के लिए। आपकी जो खेतों में फसल होती है वह यहाँ पर नष्ट हो सकती है क्योंकि आपकी रेन में क्या है? एसिड है। मिट्टी की एसिडिटी बढ़ जाएगी तो उससे क्रॉप को क्या होगा? फसलों को नुकसान होगा। साथ में आपकी जो बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ताजमहल पर अभी बहुत खतरा मंडरा रहा है। ताजमहल एक पूरा मार्बल से बना हुआ बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट है, और उसको यदि एसिड रेन वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ आसपास, मथुरा के आसपास बहुत सारी क्या है? फैक्ट्रियाँ हैं, तो इस कारण से वहाँ पर क्या होता है? एसिड रेन लगभग बराबर होती रहती है, वहाँ पर अक्सर होती रहती है, जिस कारण से वहाँ पर क्या होता है कि वह जो ताजमहल की बिल्डिंग है उसका कलर ख़राब हो रहा है और मार्बल भी ख़राब हो रहा है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इट इन क्लास 7, और ये सब हमने क्लास 7 में भी पहले पढ़ा था, तो आपको इसके बारे में और अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। The use of diesel and petrol as fuel in automobiles is being replaced by CNG, compressed natural gas, because CNG produces the harmful products in very small amount। तो आजकल कहा जाता है कि CNG वाले आपको वाहनों का यूज करना है। ठीक है, जो हमारे वाहन चलते हैं
डीजल और पेट्रोल से उनकी जगह आजकल ऐसे ऑटोमोबाइल्स, ऐसी गाड़ियां यूज हो रही हैं जिनमें सीएनजी का यूज होता है। आपने देखा होगा हरे कलर के ऑटो होते हैं, उनके ऊपर सीएनजी लिखा होता है। तो ऐसे ऑटो और बसें जो हैं वो कई शहरों में चलाई जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वहाँ पर क्या हो, कम से कम पोल्यूशन हो। सीएनजी की फुल फॉर्म आपको लर्न करनी है, कंप्रेस नेचुरल गैस, बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूसेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सीएनजी आपके बहुत कम मात्रा में क्या करती है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स यानी कि जो गैसें हैं हमारी, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कम मात्रा में प्रोड्यूस करती हैं। इसलिए इनको यूज करना थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सीएनजी इज अ क्लीनर फ्यूल, ये आपका एक क्लीनर फ्यूल है, अच्छा फ्यूल है, और ये क्या करता है, कम मात्रा में जो पॉइजनस गैसें होती हैं उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और हमारे पैराग्राफ छूट रहा था, इसको हम पढ़ लेते हैं। फॉर सेंचुरी वुड वाज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। तो कई सैकड़ों सालों से, सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल, कई शताब्दियों से आपकी जो वुड होती है इसको हम यूज करते आ रहे हैं डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में। आपके जो कारखाने वगैरह होते हैं और घर होते हैं, इसमें वुड को ज़्यादातर यूज किया जाता रहा है। बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय कोल एंड अदर फ्यूल लाइक एलपीजी। लेकिन अभी इन सबको आपने रिप्लेस कर दिया है, मतलब वुड की जगह आप किसका यूज कर रहे हैं, कोयले का और एलपीजी जैसी फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं। इन मैनी rural parts of our country people still use wood as a fuel because of its easily अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट। तो अभी भी हमारे जो रूरल पार्ट्स है, ग्रामीण क्षेत्र हैं इंडिया के, वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, वुड को फ्यूल के रूप में यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये वहाँ पर आसानी से मिल जाता है और वहाँ पर इसकी कॉस्ट भी क्या होती है, काफ़ी कम होती है। हाउएवर बर्निंग ऑफ वुड गिव अ लॉट ऑफ स्मोक विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। लेकिन ये जो वुड का जलना होता है इसमें काफ़ी मात्रा में स्मोक यानी धुआं उत्पन्न होता है, जहरीली गैसें उत्पन्न होती है, और ये सभी क्या है, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत हानिकारक है। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इनसे कई सांस संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑल्सो ट्रेस प्रोवाइड अस विद यूजफुल सब्सटेंसेज विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज यूज्ड एज फ्यूल। इसके अलावा हमारे जो पेड़ होते हैं वे हमें कई अच्छे पदार्थ उत्पन्न करते हैं और हमें प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारे जो पेड़ हैं, आपने सुना होगा, वे हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, प्राणवायु है। ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, और यदि सारे पेड़ काट दिए जाएंगे तो फिर हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। तो ये हमारे लिए कंसर्न का, चिंता का विषय है, और इसलिए क्या करना चाहिए, जो आपकी वुड है उसका कम से कम यूज करना चाहिए। मोreover कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। इसके अलावा आपके पेड़ों के काटने से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब वनों उन्मूलन होता है, क्योंकि जो आपकी लकड़ी है जलाने वाली वह जंगलों को काट कर ही प्राप्त की जाती है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारे जो इंडिया में जंगल हैं वे कम होते जा रहे हैं, विच इज़ क्वाइट हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट। और डिफॉरेस्टेशन होने से, जंगलों की कटाई होने से हमारे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचता है, एज यू लर्न इन क्लास 7, है ना। और ये आपने क्लास 7 में भी पढ़ा है पहले कि जंगलों को काटने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहले तो हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, दूसरी आपके CO2 और दूसरी जहरीली गैसों की वृद्धि हो जाएगी, जिससे आपके एसिड रेन वगैरह होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। साथ में आपके जो मौसम होता है, वेदर होता है, उसका भी संतुलन बिगड़ जाता है, बारिश कम होती है। ऐसे इलाके जहाँ पर पेड़ों की कमी होती है वहाँ पर बारिश कम होती है, तो उससे आपको क्या होगा, जल का संकट भी वहाँ पर आ सकता है। तो हमने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स पढ़े हैं, वो जैसे कि एसिड रेन है, कैलोरीफिक वैल्यू है, कम्बशन है, डिफॉरेस्टेशन है, एक्सप्लोजन है, फ्लेम है, फायर एक्सटिंग्विशर है, फ्यूल एफिशिएंसी है, ग्लोबल वार्मिंग है, आइडियल फ्यूल है, इग्निशन टेम्परेचर है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज हैं। तो इन सब की आपको कम से कम डेफिनेशन अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लेनी है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन एक्सरसाइज होती है वह इन्हीं की टर्म्स के आसपास घूमती है। और एग्ज़ाम में यदि आपको इन कीवर्ड्स के बारे में अच्छे से पता है तो आपको मान लीजिए कि पूरे चैप्टर के बारे में अच्छे से पता है और आप हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे सॉल्व। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, और नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। पार्ट नंबर 6 में हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें। बेल आइकन में 3 ऑप्शन आते हैं, तो आपको ऑल वाला ऑप्शन यहाँ पर दबाना है, ताकि
कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करता हूँ तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पता चल जाए। ओके, तो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।